हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव। यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने आईएमईडी के बारे में पढ़ा कि हमारा इंटरप्रेन्योर क्या होता है, इंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, कैसे हम लोग इंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर सकते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको बताया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा और आपको चीज़ें वहाँ पे समझ में आई होंगी। आज ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम लोग फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर मतलब कि हमारा जो एंटरप्रेन्योर होता है, या मैं सरल भाषा में बोलूँ तो जो हमारा बिजनेसमैन होता है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही में हम लोग रिस्क के बारे में समझेंगे कि जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है उसको कौन कौन सी चीज़ों से रिस्क होता है। और साथ ही में हम ये समझेंगे कि टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में समझेंगे कि कितने प्रकार के हमारे एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों, वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक की देखिएगा। और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ में शेयर नहीं किया है तो शेयर करिए, वीडियो को लाइक करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आईएमईडी से रिलेटेड और भी वीडियोस पाने के लिए, और इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड मैं बहुत सारे कंसेप्ट पर भी वीडियोस डालता रहता हूं, तो उनके भी नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप मैंने लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया हुआ है, तो आप उसे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिएगा, अभी मैं अपने आज की वीडियो को स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं कि एक उद्यमी के क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब कि फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। ठीक है। एंटरप्रेन्योर जो होता है उसको मैंने बिजनेसमैन से रिप्लेस किया था। लास्ट प्रीवियस 2 वीडियोज़ में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है एंटरप्रेन्योर का मतलब। तो आपने अगर वो नहीं देखा तो आप उसे पहले देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। आपसे प्रश्न पत्र पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, या फिर आप अपने माइंड में ये बैठा सकते हैं कि जो बिजनेसमैन होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, उनके बारे में ये पूछ रहा है प्रश्न। तो एक उद्यमी के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा कार्य यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि उद्यमी कच्चे माल, मशीनें एवं फाइनेंस मतलब कि वित्त की व्यवस्था करता है। देखिए, जो एक बिजनेसमैन होता है ना, वो हमारा रॉ मटेरियल जो होता है, कच्चा माल जिसे हम लोग कहते हैं, मशीनें कौन सी लगेंगी इंडस्ट्री में उसके बारे में सोचता है, और पैसे कहाँ से आएंगे, कितना इन्वेस्टमेंट होना है, कितना कैपिटल रहने वाला है, तो इसके बारे में जो व्यवस्था होती है वो हमारा एक बिजनेसमैन करता है या फिर एंटरप्रेन्योर करता है। आप मॉडर्न लैंग्वेज में एंटरप्रेन्योर बोलेंगे और समझने की भाषा में आप बिजनेस बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि बिजनेसमैन के क्या क्या काम होते हैं, कि मैं सेकंड पॉइंट ये है कि उद्यमी जो कर्मचारी होता है वो श्रमिकों का चुनाव करता है, मतलब कि कौन कौन से वर्कर्स उसकी इंडस्ट्री के लिए बेस्ट हैं, कौन कौन से वर्कर्स की स्किल्स इंडस्ट्री के काम से मेल खा रही है, उनके का चुनाव जो होता है वो हमारा एंटरप्रेन्योर करता है, मतलब कि बिजनेसमैन करता है। तथा आवश्यक जो निर्णय होते हैं इंडस्ट्री के लिए वो भी हमारा एंटरप्रेन्योर लेता है। थर्ड हमारे यहाँ पर पॉइंट है कि जो उद्यमी होता है वो व्यापार प्रबंधन का तंत्र देखता है, मतलब कि व्यापार कैसे मैनेजमेंट होगा, मतलब इंडस्ट्री कैसे मैनेजमेंट होगी, वो हमारा कौन देखता है, एंटरप्रेन्योर देखता है। या मैं कह सकता हूँ कि व्यापार कैसे मैनेजमेंट होगा, इंडस्ट्री कैसे मैनेजमेंट होगी, वो कौन देखता है, एक बिजनेसमैन देखता है। चौथा हमारा पॉइंट ये है कि वह उद्योग लगाने के लिए स्थल का चुनाव करता है। इंडस्ट्री किस जगह लगेगी, किस जगह से इंडस्ट्री का बेनिफिट होगा, ठीक है ना, और बिजनेस किस जगह इस्टेब्लिश होगा, ये सभी काम जो होते हैं एक बिजनेसमैन के होते हैं, या फिर मैं यूँ कह सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योर के होते हैं। फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो एक हमारा एंटरप्रेन्योर होता है वो हमारा व्यापार उद्योग में नएपन मतलब कि क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देने का काम करता है। और सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है हमारा कि उद्यमी जो होता है वो व्यापार में आने वाली विभिन्न समस्याओं का विश्लेषण करता है, मतलब कि जो हमारे फॉल्ट्स होते हैं हमारे बिजनेस को डेवलप करने में, या फिर जो भी समस्या आती है बिजनेस को आगे ले जाने में या इंडस्ट्री को आगे ले जाने में, उनका विश्लेषण करता है, उन्हें समझता है किस वजह से आ रही है और उनका हल करने का प्रयत्न करता है। तो ये सभी जो काम होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं। मैंने 6 यहाँ पे काम को बताया हुआ है, तो आप इन्हें अपने माइंड में रखिएगा और नोटबुक में भी अपने लिख सकते हैं कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या कार्य होते हैं, तो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योर का काम क्या होता है कि कच्चे माल की व्यवस्था करना, मशीनों की व्यवस्था करना, फाइनेंस की व्यवस्था करना, और कौन कौन से
से हमारे श्रमिक जो होंगे वो हमारे इंडस्ट्री में काम करेंगे, इसके बारे में चयन करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। उद्यमी व्यापार का प्रबंध तंत्र को देखता है, ठीक है ना। तो प्रबंध तंत्र देखना, मैनेजमेंट को देखना, अपने स्थल का चुनाव करना और साथ ही में क्रिएटिविटी के साथ में अपने बिजनेस को आगे ले जाना और बिजनेस को चलाने में जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान करना, ये सभी काम जो होते हैं हमारे एक एंटरप्रेन्योर के होते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि एक एंटरप्रेन्योर के क्या क्या काम होते हैं। तो चलिए अभी हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, जिसका हमारा पॉइंट है कि रिस्क फैक्टर। देखिए दोस्तों, जब एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, मतलब कि जब हम एक बिजनेसमैन बनते हैं, तो कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है, ठीक है। इन फैक्टर्स की वजह से भी हमें कई बार प्रॉफिट और कई बार लॉस का सामना करना पड़ता है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। प्रॉफिट वाले फैक्टर्स तो आप बिजनेसमैन बनने के बाद आराम से समझ सकते हैं, पर यहाँ पर टॉपिक है कि लॉस के कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखिए, गड्ढे में गिरने से अच्छा है कि किसी दूसरे के एक्सपीरियंस के से हम लोग समझ जाएं, है ना। तो वही चीज़ है, यहाँ पे पॉइंट मेंशन किए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे हमारा एक एंटरप्रेन्योर को बचना चाहिए और एंटरप्रेन्योर इनसे कैसे बच सकता है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। देखिए, रिस्क फैक्टर का मतलब यहाँ पर ये है कि मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन बन गए, ठीक है ना, एक बिजनेसमैन आप बन गए हैं सक्सेसफुली, तो आपको ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे खतरा है या आपके बिजनेस को खतरा है, ठीक है। तो वही चीज़ बताई गई है यहाँ पर। देखिए, रिस्क फैक्टर जो होते हैं ये दो तरीके के बांटे जा सकते हैं, एक इंटरनल रिस्क फैक्टर, एक सेकंड हमारा एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर होता है। जो इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है वो आपके इंडस्ट्री में रह रहे लोगों के, मतलब कि जो इंडस्ट्री में आपके वर्कर्स काम कर रहे होंगे उनकी वजह से हो सकता है, या फिर इंडस्ट्री में जो मशीनरी लगी होती है उनकी वजह से हो सकता है, या फिर आपके किसी अपने ही व्यक्ति जिससे आप बहुत भरोसा रखते होंगे जिस पर, उसकी वजह से जो इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है वो कारण होते हैं, ठीक है। और एक्सटर्नल जो रिस्क फैक्टर होता है वो बाहरी वस्तुओं से होता है, वो अभी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो इंटरनल रिस्क फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है आप इसे समझ सकते हैं। यहाँ पे जो इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है, एक कंपनी को अपने संगठन के भीतरी, मतलब कि जो आंतरिक जोखिम होते हैं का भी सामना करना पड़ता है, जो कि कंपनी में सामान्य संचालन के दौरान उत्पन्न होता है। तो ये जो इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है ये हमें अपने ही कर्मचारियों से हो सकता है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे कर्मचारी काम कर रहे हैं उनसे भी हमें रिस्क हो सकता है। कैसा रिस्क हो सकता है इसके बारे में समझिएगा। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री रन कर रही है, आपकी इंडस्ट्री में जो आपका कर्मचारी है वो आपकी सभी गुप्त सूचनाओं को आपके कॉम्पिटिटर तक पहुंचा रहा है, ठीक है। तो उससे भी हमें रिस्क हो सकता है। टेक्नोलॉजी रिस्क, मतलब कि आपकी इंडस्ट्री आज आपने बना ली और टेक्नोलॉजी आज के बाद में इम्प्रूव हो गई तो भी हमें काफ़ी इससे रिस्क होता है, हमारी इंडस्ट्री के ग्रो को रिस्क होता है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी रिस्क फैक्टर भी कई हद तक की मायने रखता है। और फिजिकली रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि जो हमारा वर्कर काम कर रहा है किसी ऐसे कारण से उसकी कोई दुर्घटना हो गई उसके साथ में, या फिर मशीनरी की वजह से उसके साथ में कोई दुर्घटना होगी, तो इसकी वजह से भी हमारी जो कंपनी होती है, कंपनी का ग्रो रेट होता है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो इंटरनल रिस्क फैक्टर होता है ना, वो तीन चीज़ों पर हमारे डिपेंड कर रहा होता है। कहीं आपके एम्प्लॉय ने आपके साथ गद्दारी तो नहीं की, या फिर तकनीकी अगर बढ़ जाती है, या फिर आपने जो मशीनरी वगैरह लगाया है वो डैमेज हो जाती, तो भी हमारी इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और साथ ही में अगर हमारे किसी वर्कर को फिजिकली रिस्क हो जाता है तो भी हमारे इंडस्ट्री को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और भी कई कारण होते हैं, पर आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना को समझ सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो एक्सटर्नली रिस्क फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में समझिएगा। जो एक्सटर्नली रिस्क फैक्टर होते हैं वो हमारे बाहरी कंपोनेंट से हमें मिलते हैं। जो रिस्क होते हैं वो हमें बाहरी कंपोनेंट से मिलते हैं। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि इकोनॉमिकली रिस्क हमारी इंडस्ट्री को रहता है। मान लीजिए आज आपने एक इंडस्ट्री बनाया और कल को नोटबंदी आ गई तो भी इकोनॉमिकली हमारे जो इंडस्ट्री होगी उसको नुकसान झेलना पड़ सकता है। नेचुरली रिस्क, मतलब कि आंधी तूफान आ गया और आपकी इंडस्ट्री की जो छत वगैरह थी उसमें नुकसान हो गया तो भी आपकी इंडस्ट्री को या फिर बिजनेस को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और राजनीतिक
जोखिम मतलब कि पॉलिटिकल रिस्क जो होता है उसके कारण भी हमारी कंपनी को नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो आई होप कि रिस्क फैक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे। रिस्क फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीपीसीएल में पूछा भी गया है कि तकनीकी जो जोखिम होता है, मतलब कि जो टेक्निकल हमारा रिस्क होता है वो हमारा कौन सा रिस्क में आता है, तो ये इंटरनली रिस्क फैक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बाकी आप यहाँ से समझ सकते हैं। आई होप कि रिस्क फैक्टर के रिगार्डिंग आप अभी तक समझ गए होंगे रिस्क फैक्टर क्या होता है। एक बार बिल्कुल छोटे से शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ। रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है कि हम ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमें या फिर हमारी इंडस्ट्री या हमारे बिजनेस को नुकसान है। तो वो दो तरीके के होते हैं, इंटरनली रिस्क फैक्टर, एक्सटर्नली रिस्क फैक्टर। इंटरनली जो होते हैं वो हमारे मशीनरी की वजह से हो सकता है, या फिर हमारे अपने एम्प्लॉय की वजह से हो सकता है, या फिर एम्प्लॉय के साथ दुर्घटना के कारण भी हमें इंटरनली रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। जो बाहरी रिस्क फैक्टर होता है, एक्सटर्नली रिस्क फैक्टर जो होता है वो नेचुरल रिसोर्स के कारण हो सकता है, पॉलिटिकल इशू के कारण हो सकता है, या फिर इकोनॉमिकली हमारा एक्सटर्नल रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो चलिएगा अभी हम बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि हमारा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, मतलब कि जो हमारे बिजनेसमैन होता है उनके कौन कौन से प्रकार हैं, या फिर मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोलूँ तो उद्यमियों के विभिन्न प्रकार या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरप्रेन्योर बनने के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, तो तकनीकी शिक्षा के आधार पर अगर मैं एंटरप्रेन्योर को बांटूं तो तकनीकी एंटरप्रेन्योर मतलब टेक्निकली एंटरप्रेन्योर और नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, मतलब कि आप यहाँ पे ये बोल सकते हैं सरल भाषा में, पढ़ा लिखा हुआ बिजनेसमैन या फिर नहीं पढ़ा लिखा हुआ बिजनेसमैन। ठीक है, तो दूसरे प्रकार से अगर हम एंटरप्रेन्योर को बांटें तो यहाँ पे तकनीकी स्तर के आधार पर अगर हम एंटरप्रेन्योर को बांटें तो स्नातकी एंटरप्रेन्योर हम बोल सकते हैं, मतलब कि डिग्रीधारी एंटरप्रेन्योर हम बोल सकते हैं, डिप्लोमाधारी उद्यमी और शिल्पकला उद्यमी। ठीक है, जो हमारा डिग्री लिए होते हैं जैसे बीए, बीएससी या फिर बीटेक वगैरह किया है और उन्होंने अपने बिजनेस को बनाया है तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्नातक उद्यमी कहेंगे। अगर हम लोग अपने बिजनेस को आगे ले जाते हैं तो हम लोग डिप्लोमाधारी उद्यमी कहलाएंगे। और जो शिल्पकला से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं वो अपना बिजनेस बनाते हैं और बिजनेस को आगे ले जाते हैं तो वो शिल्पकला उद्यमी कहलाते हैं। यहाँ पे थर्ड प्रकार से जो हमारा एंटरप्रेन्योर होता है मतलब उद्यमी जो होता है उसे बांटा गया आरक्षित वर्ग के आधार पर। भूतपूर्व सैनिक उद्यमी, जो आपको पता है जो एक्स मैन होते हैं, मतलब कि जो सेना से सेवानिवृत्ति प्राप्त होते हैं, अगर वो हमारे बिजनेस को बनाते हैं मतलब कि नए बिजनेस को जन्म देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, भूतपूर्व सैनिक उद्यमी कहलाते हैं। विकलांग व्यक्ति जो हमारा हैंडीकैप व्यक्ति होता है वो यदि किसी बिजनेस को आगे ले जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विकलांग उद्यमी कहते हैं। और जैसे हमारे अनुसूचित जो SC ST के स्टूडेंट होते हैं या फिर SC ST के जो व्यक्ति होते हैं वो यदि किसी बिजनेस को आगे ले जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुसूचित जाति या फिर पिछड़ी जाति के उद्यमी। ठीक है ना। क्षेत्र के आधार पर अगर उद्यमियों को बांटा जाए तो ये हमारे ग्रामीण उद्यमी होते हैं और शहरी उद्यमी। अगर कोई ग्राम का रहने वाला बच्चा है वो बिजनेस को आगे ले जाता है तरक्की पे तो उसे क्या कहेंगे, ग्रामीण उद्यमी कहेंगे। और जो शहर का बच्चा रहने वाला होगा उसे शहरी उद्यमी कहेंगे। देखिए दोस्तों, ये सभी चीज़ें आपको याद करके जानी है। ठीक है, इनमें कोई ऐसी ट्रिक नहीं जो मैं आपको सिखा सकूं, बाकी अगर आप तर्क लगाते हैं तो आप आराम से इन्हें याद कर सकते हैं। जो उद्योग के स्वरूप के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं तो व्यक्तिगत उद्योग उद्यमी, मतलब कि जो प्राइवेट कंपनी होती हैं उनके ओनर जो होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत उद्योग। जो साझेदार वाले होते हैं वो पार्टनरशिप उद्योग उद्यमी कहलाते हैं। सहकारी उद्योग उद्यमी पार्टनरशिप का ही दूसरा प्रकार है। और साथ ही में जो प्राइवेट लिमिटेड उद्योग उद्यमी जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं कि ये खुद का ही अपना बिजनेस स्वयं चलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ सकते हैं जो सहकारी होता है ये पब्लिक में होता है, मतलब कि पब्लिक के सभी लोग इसमें अपना फंड लगाते हैं। जो साझेदारी वाले उद्यमी होते हैं उनमें हमारे 3 से लेकर के 6 लोगों के बीच में ही लोग होते हैं और वो अपना फंड लगाते हैं। जो व्यक्तिगत उद्यमी होते हैं इनमें 2 लोग मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो हैं और मैक्सिमम भी 2 ही लोग
अपना फंड को लगाते हैं और अपने व्यवसाय को आगे ले जाते हैं। तो देखिए, व्यवसाय चलाने के आधार पर उद्यमी जो होते हैं वो हमारे कई प्रकार से बांटे जा सकते हैं। मैं एक बार रिवाइज करा सकता हूँ। तकनीकी आधार पर अगर उद्यमी को हम लोग बांटें तो तकनीकी उद्यमी मतलब पढ़ा लिखा हुआ व्यापारी और गैर पढ़ा लिखा हुआ व्यापारी। ठीक है, तकनीकी शिक्षा के अनुसार अगर व्यापारी को हम लोग बांटें तो स्नातक व्यापारी हम कह सकते हैं, डिप्लोमाधारी व्यापारी मतलब स्नातक का मतलब डिग्री जिसने लिया हो बच्चे ने, वो अगर व्यापार करता है तो उसे स्नातक व्यापारी कहते हैं। डिप्लोमाधारी मतलब कि जैसे हम लोग, अगर आप बच्चे जो हैं वो लोग अगर आगे व्यवसाय को करते हैं तो आप लोग क्या कहलाए जाओगे, तो डिप्लोमाधारी उद्यमी कहलाए जाओगे। और शिल्पकला से रिलेटेड जो बच्चा होगा वो अगर व्यापार करता है तो वो शिल्पकला व्यापारी मतलब उद्यमी कहलाएगा। देखो, उद्यमी को मैंने यहाँ पे व्यापारी से रिप्लेस किया हुआ है, तो आप इसे समझिएगा। आपको अपने आंसर शीट में तो उद्यमी ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे आपको समझाने के लिए, आसान भाषा करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आरक्षित वर्ग के आधार पर यदि हम बांटे तो भूतपूर्व सेना उद्यमी मतलब कि जो एक्समैन होते हैं वो व्यापारी अगर बनते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे, भूतपूर्व सेना उद्यमी कहेंगे। विकलांग उद्यमी मतलब कि जो हमारे हैंडीकैप होते हैं वो हमारे विकलांग उद्यमी बनते हैं। और जो अनुसूचित जाति मतलब कि जो SC ST के लोग होते हैं वो यदि व्यापार करते हैं तो वो अनुसूचित जाति या पिछड़ी जाति के व्यापारी मतलब उद्यमी कहलाते हैं। क्षेत्र के आधार पर ग्रामीण उद्यमी, शहरी उद्यमी और उद्योग के स्वरूप के आधार पर प्राइवेट मतलब कि जो होते हैं व्यक्तिगत उद्यमी। ठीक है, साझेदारी मतलब पार्टनरशिप वाले, और सहकारी मतलब पब्लिक वाले, और प्राइवेट लिमिटेड उद्यमी जो होते हैं ये विशेष प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो आई होप कि आज की आपको वीडियो समझ में आई होगी। इन सभी के नोट्स अपने बना लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। फिर भी कोई डाउट क्वेरी या वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो व्हाट्सएप नंबर भी मैंने मेंशन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, मुझसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।